Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने मटेरियल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टूडेंट अपने टॉपिक में मटेरियल के स्ट्रक्चर के डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मटेरियल डिफेक्ट के पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट होगा उसके आगे लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मटेरियल साइंस में। जो हमारा स्ट्रक्चर डिफेक्ट था, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, इसमें हम लोगों ने देखे स्टूडेंट पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट। हमने जो टाइप पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट, देन हमने पढ़ा था लाइन डिफेक्ट, देन हमने पढ़ा था प्लेन डिफेक्ट, देन हमने पढ़ा था वॉल्यूम डिफेक्ट। इतने टाइप के डिफेक्ट हम लोगों ने स्टूडेंट क्लासिफाइड किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले पॉइंट डिफेक्ट के डिफेक्ट को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था। पॉइंट डिफेक्ट में हम लोगों ने जैसे हमारा क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इन सारे डिफेक्ट को हम लोगों ने कम्प्लीटली अच्छे से किया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पिछले लेक्चर में आप जाकर उसे कम्प्लीटली देख सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे जो डील किया था, वहाँ पे हम लोगों ने डील किया था पॉइंट डिफेक्ट को। पहला हम लोगों ने डील किया था वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा हम लोगों ने वहाँ पे डील किया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने डील किया था अपना जैसे हम लोगों ने स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी डिफेक्ट को कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज का डियर हम लोगों का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट पे होगा। हम लोग वॉल्यूम डिफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट एंड मेटल फॉर्मिंग डिफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेल्डिंग टॉपिक को कंप्लीट किया। वहाँ पे हमने डिस्कशन आपको किया था डिफेक्ट के बारे में। कास्टिंग में भी हमने सारे डिफेक्ट आपको बताए थे। वहाँ पे कौन सी बॉयलेंसी होगी, कहाँ पे हमारा हॉट टीयर्स होगा, कहाँ पर कोल्ड सट होगा, वो सारे डिफेक्ट मैंने बताया था। देन आपके मेटल फॉर्मिंग में भी मैंने बताए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक है आज का वो होगा लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। तो पहले हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अपना पहला सेकेंड वाला टॉपिक, लाइन डिफेक्ट। अब इस लाइन डिफेक्ट में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उसके बारे में बता दें। इस पे हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इस पे एज डिसलोकेशन, और दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो हम लोग पढ़ेंगे एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। तो हम लोग स्टूडेंट अपने लाइन डिफेक्ट में इन्हीं टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो डिसलोकेशन होगा
ये जो डिसलोकेशन होगा इसका रीजन क्या होगा, देन आफ्टर हम ये जानेंगे कि इस डिसलोकेशन के एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, तब हम जाकर अपने एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन को पढ़ेंगे। तो डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है वो सिंपल सा पहले देख लीजिए, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता दे रहे हैं। सपोज करिए कि एक मेटल हमारा कुछ इस तरीके से था। मेटल के जो मॉलिक्यूल थे, एटम थे, वो ऐसे थे, इस तरीके से इसके एटम्स हमारे बैठे हुए थे। और ये एटम्स जो हमारे हैं माय डियर, ये हमारे किसके हैं, यूनिट सेल के अंदर हैं। यूनिट सेल के अंदर हम लोग एटम की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे हो गए एटम। अब इसमें जब डिसलोकेशन आएगा तो देखिए कैसे डिसलोकेशन आएगा। पहले तो ये सारे एटम हमारे इस तरीके से कनेक्टेड हैं, इस तरीके से एक दूसरे से हमारे एटम कनेक्टेड हैं। लेकिन जब इसमें डिसलोकेशन आएगा तो कैसा डिसलोकेशन आएगा, आइए देखते हैं। देखिए डियर, पहले ये तो हमारा ऐसा जो ऊपर के जो ये एटम हैं, अभी आपको ऊपर भी डिसलोकेशन दिखाएंगे और नीचे बिलो में भी। मान लीजिए ये हमारे एटम्स इस तरीके से हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाले जो दो एटम हैं, ये वाला एटम शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाए, और देन इस तरीके से फॉर्म करे। अब ऐसा जो हमारा बनेगा, इसमें जब इसकी बॉन्डिंग करेंगे तो देखिए ये ऐसे एक दूसरे को बॉन्ड करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे को बॉन्ड करेंगे, और ये ऐसे इसको बॉन्ड करेंगे, ऐसे इसको बॉन्ड करेंगे। देखिए ऐसा डिसलोकेशन डियर, जहाँ पर मॉलिक्यूल का ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, डिसलोकेट हो गए हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो गए हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम लोग एडवांटेज जान लेते हैं, डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा डिसलोकेशन होगा वो उसका मेन रीजन पहले क्या होता है। रीजन ऑफ डिसलोकेशन, रीजन ऑफ डिसलोकेशन। तो देखिए जो डिसलोकेशन का रीजन होता है, जब हम मटेरियल को सॉलिडिफाई कर रहे हों उस समय ये ऐसा डिसलोकेट हो सकता है। जब हम इसको हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कराएं उस समय ये डिसलोकेट हो सकता है। हाई स्ट्रेस प्रोड्यूस कराएं उस समय ये ऐसा डिसलोकेट हो सकता है। तो ये सारे रीजन होते हैं इस मटेरियल के ऐसे डिसलोकेट होने के लिए। तो हम जब रीजन की बात करेंगे तो इसमें देखिए जो रीजन्स होंगे वो रीजन हमारे, जैसे पहला रीजन होगा सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। अगर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हमारा प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है, यानी कि इम्प्रॉपर यूज, देन हमारा इस तरीके का डिसलोकेशन मिलना स्वाभाविक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सॉलिडिफिकेशन के बाद जब हम उसमें कोई डिफॉर्मेशन करना हो इन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, अगर इसमें हम लोग कोई टूट फूट करना चाह रहे हैं, इसको तोड़ना चाह रहे हो, डिफॉर्म करना चाह रहे हो, तो उस समय जो इसमें डिफेक्ट जनरेट होगा
वो कुछ इस तरीके का जनरेट हो सकता है, तो वो ऐसा डिफेक्ट हमारा डिसलोकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो इस पे रीजन बताएंगे, जैसे जब हम लोग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करेंगे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यदि टेम्परेचर हमारा कभी ज़्यादा अचानक से गर्म कर दिए फिर ठंडा कर दिए, तो इसमें कहीं क्विंचिंग कूलिंग होगा, कहीं नॉर्मल कूलिंग होगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डिसलोकेशन को हम लोग स्क्रू डिसलोकेशन या एज डिसलोकेशन के बारे में को कहेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा डिसलोकेशन होगा। अब अगर स्ट्रेस की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन स्ट्रेस प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे तो उस समय भी ये मटेरियल हमारा डिसलोकेट हो सकता है, अपने इस ओरिजिनल पॉइंट से यहाँ पर ऐसा डिसलोकेट हो जाएगा। तो प्रॉपर स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से भी ये होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्लक्चुएशन। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इस डिफॉर्मेशन का रीजन होता है। अब इस रीजन के बाद अच्छा इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर ये ऐसा डेविएट हो कि यहाँ पे इस तरीके से हो गया है तो ये इसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, मशीनिंग स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब मटेरियल हमारा डिसलोकेट कर जाए तो कहने का मतलब कहीं पर एडवांटेज आएगा और कुछ डिसएडवांटेज आएगा। अगर मशीनेबिलिटी बढ़ गई है तो वो हमारे लिए एडवांटेज हो गया। तो इस तरीके से इसके एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं, देन हम डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। यदि हम एडवांटेज की बात करें तो जो एडवांटेज हमारा होगा वो क्या होगा, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक साथ नोट कर लेते हैं। एडवांटेज एंड एक साथ हो जाएगा, सही रहेगा। डिसएडवांटेज एक ही पॉइंट में दोनों क्लियर हो जाएगा। क्या क्या इसके लाभ होंगे और क्या क्या इसके नुकसान होंगे। तो लाभ और नुकसान की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे देखिएगा, डिसलोकेशन टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डिसलोकेशन लीड्स टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर ये डिसलोकेशन ऐसा डिसलोकेट हो कि इस तरीके से हो गया है तो इट मीन्स इसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे लिए जब इसे हम डिफॉर्म करेंगे तो इजली डिफॉर्म होगा, तो वो तो हमारे लिए एडवांटेज हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि इसका जो आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, द मटेरियल आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आइडियल क्रिस्टल structure is deformed that the crystalline maximum forces are used। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो होगा
जो हमारा मैक्सिमम डिसलोकेशन होगा वो मटेरियल को ईजिली डिफॉर्म कर सकता है। इट मीन्स इसके अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि इट मीन्स मटेरियल कैन बी ईजिली डिफॉर्म, मटेरियल हमारा आसानी से डिफॉर्म हो सकता है। तो ये हमारे होते हैं इस डिसलोकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये था हमारा स्टूडेंट अपने मटेरियल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे एज डिसलोकेशन कैसा बनेगा, फिर देखेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। तो इसे पूरा राइट डाउन करिए, फिर हम लोग एज डिसलोकेशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपने स्क्रू डिसलोकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एज डिसलोकेशन। तो वहाँ पर हम लोग इसे रिमूव करते हैं इस तरीके से। आई होप आप इसे पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पॉइंट 1 एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन इसमें होता क्या है, ऐसे देखिएगा कि जब इस मटेरियल में हम कोई एक्स्ट्रा हाफ प्लेट इनलेट करा दें, तो अगर हम टॉप पे उस हाफ प्लेट को, मान लीजिए यहाँ टॉप पर उस हाफ प्लेट को इंसर्ट कराएं, तो ये डिसलोकेशन बॉटम में दिखाई देगा। और अगर उस हाफ प्लेट को बॉटम में इंसर्ट कराएं तो वो डिसलोकेशन हमारा टॉप में देगा। ऐसे देखिएगा, इस तरीके से मान लीजिए ऐसा हमारे पास एक वर्कपीस था, इसमें हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगाएंगे और इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगाएंगे। अब सपोज करिए इस मटेरियल में, मान लीजिए ये हमारे पास ऐसा मटेरियल था, इस पे अगर हम एक्स्ट्रा हाफ प्लेट इंसर्ट करा दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इस तरीके से जो बन गया वो क्यों बना, ऐसा इसलिए बना क्योंकि इसके मटेरियल के हम लोग क्या करते थे, बीच में एक हाफ प्लेट इंसर्ट करा दिए। मान लीजिए ये हम लोगों ने एक हाफ प्लेट ऐसे इंसर्ट करा दी। इस तरीके से इस पर हम लोगों ने जब एक हाफ प्लेट इंसर्ट कराएंगे तो ऐसे मान लीजिए कि एक ये हाफ प्लेट हो गई। अब जब इस हाफ प्लेट को इस पर हम लोगों ने इंसर्ट करा दिया, और तो इसी हाफ प्लेट को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। जब इस एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को हमने इस पे इंसर्ट करा दिया तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये बॉटम में हमारा
डिसलोकेशन मिल गया। अगर इसे बॉटम में हम इनलेट करा लेते तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा बनता वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बनता। तब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता। अगर इसे हम लोग बॉटम में इंसर्ट करा देते तो क्या होता। वो कुछ ऐसा बनता। इसको इस तरीके से हम लोग इंटरकनेक्ट करा दें, ऐसा कनेक्ट करा दें। इस तरीके का जब डिफेक्ट बनता तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम पे नहीं टॉप में बन रहा है और यहाँ पे बॉटम में बन रहा है। जब टॉप में बनता है तो उसे हम लोग देखिए, हम लोग कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, एज डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। जब टॉप में बनता है तो पॉजिटिव एज डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं, और जब बॉटम में बनता है तो उसे हम लोग निगेटिव एज डिफेक्ट बोलते हैं या एज डिसलोकेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, नेगेटिव एज डिसलोकेशन। और इसका मेन रीज़न है कि हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को इंसर्ट करा देते हैं, जिससे इस तरीके का डिफेक्ट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डिसलोकेशन क्यों जनरेट होगा जब हम मटेरियल में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इंसर्ट करा देते हैं, तब ये डिसलोकेशन हमारा जनरेट होता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर this type of defect are generated when extra half plane insert in when extra half plane insert in between प्लेन। जब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन हम उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, देन एज डिसलोकेशन will be formed अब देखिए, जब हम उसको मान लीजिए हाफ प्लेन को सपोज करिए अपर से हाफ प्लेन को इंसर्ट कराएंगे। अगर हाफ प्लेन के बारे में बात करें, अगर हाफ प्लेन को अपर से इंसर्ट कराएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव एज डिसलोकेशन कहलाएगा, और अगर उस हाफ प्लेन को बॉटम से इंसर्ट कराएंगे तो वो हमारा कहलाएगा नेगेटिव एज डिसलोकेशन। तो ये नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन हाफ प्लेन आर half plane are inserted top side, then it is called positive edge dislocation। Positive edge dislocation, and when
extra plane are inserted with bottom, then it is called negative edge dislocation. Then it is called negative नेगेटिव एज डिसलोकेशन। अब पॉजिटिव एज डिसलोकेशन को देखिए, अगर सिंबल की बात करेंगे तो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे उल्टा टी की तरह, मतलब परपेंडिकुलर टाइप का, और नेगेटिव डिसलोकेशन को सीधे टी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एज डिसलोकेशन इज डिनोटेड by this, and negative edge dislocation is denoted by this। एक सीधे टी से और एक उल्टे टी से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हम लोगों ने डिस्कस किया अपने डिसलोकेशन के बारे में। अच्छा, एक टॉपिक आपको बता दें, बर्गर वेक्टर क्या होता है और बर्गर वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। एक टर्म आपको बता दें, अगर इसका बर्गर वेक्टर निकालना हो तो बर्जर वेक्टर हम कैसे निकालते हैं और बर्जर वेक्टर क्या होता है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, बर्जर वेक्टर देन हम लोग इसका बर्जर वेक्टर निकाल लेंगे। तो बर्जर वेक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलोकेशन। यह बर्जर वेक्टर डिसलोकेशन के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। तो ऐसे देखिए, इट इज ऐसे बर्जर वेक्टर इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of dislocation। और इसे हम लोग 3x3, 4x4 या 6x6 में लेते हैं। एंड इट इज टेकन बाई, या तो 3x3 ले लेंगे या 4x4 या 5x5, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। 3x3, 4x4 या 5x5, और एक हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में लेते हैं एंड टेक ए स्क्वायर फॉर्म। इट मीन्स टेक ए स्क्वायर फॉर्म and burger vector is always perpendicular to
डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन। एज dislocation which is move in age dislocation is move in the direction of Berger vector under a shear stress, under a shear stress। पहले समझिए कि बर्जर वेक्टर क्या होता है, एज डिसलोकेशन क्या होता है। अभी स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। जब किसी इस तरीके के मटेरियल में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को इंसल्ट कराएंगे तो वहाँ पर ऐसा डिसलोकेशन मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके का फिगर दिया रहेगा या ऐसा दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए ये किस तरीके का डिसलोकेशन है। तो जब ऐसा डायग्राम मिले तो कैसा डिसलोकेशन है, ये लाइन डिसलोकेशन है और लाइन में लाइन डिफेक्ट है, और लाइन डिफेक्ट में कैसा है, ये एज डिसलोकेशन है। अभी आपको स्क्रू डिसलोकेशन भी बताएंगे तो दोनों में बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी ये एज पे देखिए, कंसंट्रेट करिए। अब इस एज डिसलोकेशन में एक पॉइंट आता है बर्जर वेक्टर। बर्जर वेक्टर क्या होता है, या तो हम 3x3 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 1 2 3 ये 3x3 इसको सिलेक्ट कर ले, 2x2 कर ले, 4x4 6x6 5x5 कुछ भी कर लें, हमें एक रेक्टेंगुलर यानी कि इस तरीके स्क्वायर ब्लॉक सेलेक्ट करना है। जब स्क्वायर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इस प्लेन के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करता है। बर्जर वेक्टर इज द डिफाइन एज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लेन या दिस डिसलोकेशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज करिए कि ऐसा हम एक एग्जांपल ले लें। चलिए मान लीजिए हम एक 3x3 का बर्जर वेक्टर ले लें, 3x3 बर्जर वेक्टर। अब ये तो हमारा आइडियल है, आइडियल में तो हम लेंगे नहीं। बर्जर वेक्टर हमारा किसको डिसलोकेट करेगा, जो हमारा डिसलोकेशन हो चुका है। तो जब हम लोग डिसलोकेटेड वाले पॉइंट में आ गए तो सपोज करिए कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, सपोज करिए इसको हमने ले लिया 1, इसको हमने ले लिया 2, और अगर एक और हम बना दें, मान लीजिए इसमें एक और बना दें अपने सुविधा के लिए, इस तरीके से हम बना दें और इसको ऐसे कंप्लीट कर दें। ऐसा हम लोग बना दें। अब मान लीजिए इसको हम लोग इसको ले लें 3, तो पहले तो ये हमारा किस तरीके से हो गया, देखिए यहाँ से 1 2 3, एक ऐसा 3 गया, दूसरा हम 3 ऐसे ले लेंगे। हमें 3x3 का लेना है, तो ये हमें हो गया 1 यानी कि 1, और ये हमारा हो गया 2, और ये हमारा हो गया 3। ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर आप इस डायरेक्शन में आएंगे तभी तो आपका जो है स्क्वायर बनेगा। फिर ये हो जाएगा यहाँ से, जहाँ से ख़त्म किया था, ये हो गया 1, फिर यहाँ पे आएंगे 2, और इसके साथ ये इंटरकनेक्ट है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3, ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ से इसका इंटरकनेक्शन हम लोग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से 1 2
एंड 3, ऐसा हो गया। अब इसमें हमें देखिए 3 क्रॉस 3 का लेना था, तो हमने ऊपर देखिए 4 पॉइंट सेलेक्ट किया, नीचे 3 पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें स्क्वायर फॉर्म में लेना होगा, तो स्क्वायर फॉर्म में हमें 4 क्रॉस 4 का लेंगे या 3 क्रॉस 3 का लेंगे। यहाँ पे अगर हमने देखे 3 क्रॉस 3 का मतलब 1 2 3 4 एटम्स के बीच में 3 लिया है, और नीचे हम लोगों ने कहाँ पे लिया है, नीचे हम लोगों ने 3 एटम्स के बीच में लिया है। तो यहाँ से हम कैंसल करेंगे, आपको तरीका देखिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, 3 वाले को यहाँ पे ले आएंगे। आप देखिए 1 2 3 4 एटम्स के बीच में 3 आ गया। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे 1, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमें प्लेन मिला, एक्स्ट्रा लाइन मिली। 4 क्रॉस 4 का लेने के बाद आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरीके से एक हमारा ये गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये हमारा देखिए, इसको जब इंटरकनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा लाइन मिल रही है। तो यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इस डिसलोकेशन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसी को हम लोग बर्जर वेक्टर कहते हैं। फिर से चेक करिएगा एक और एग्जांपल से। मान लीजिए कि हम लोग 2 क्रॉस 2 का ले लें, यहाँ पर हम लोग चेक करना चाहें, ऐसे सपोज करिए, इसको और बढ़ा दें, देखिए इसको हम लोग और बढ़ा दें, हाँ, और नीचे तक ले जाएं। अब इसमें अगर हमें डिसलोकेशन फाइंड करना हो तो पहले इसे कंप्लीट कर लें, इसके अरेंजमेंट को। ये हो गया इसका अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में सपोज करिए हमें 4 क्रॉस 4 का बर्जर वेक्टर निकालना है, तो ये हमारा कैसा होगा, आप कहीं से भी सिलेक्ट करिए। मान लीजिए हम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज करिए ब्लैक डॉट से हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको मान लें 1, इसको मान लें 1, तो या हम लोग कहीं यहाँ नीचे से सिलेक्ट करें, चलिए यहाँ से हम लोग ले लें, इसको हम लोग ले लें 1, ये हमारा हो जाएगा 2, कहीं से भी ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया 4। देन आफ्टर अब देखिए नीचे 1 2 3 4 5 ब्लॉक, 5 एटम्स के बीच में 4 हमने बनाया। फिर यहाँ पे लेंगे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एटम के बीच में जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे हो गया 4। अब देन हम इस एटम के बीच में लेंगे 1, ये हो गया 4, 1 2 3 और ये हमारा हो गया 4। देखिए 1 2 3 4 5 एटम्स के बीच में 1 2 3 4 हमने लिया है डिसलोकेशन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 लिया है। अब देन यहाँ से इसको हम डाउनफॉल करेंगे 1 2 3 4। अब जब दोनों एटम को यहाँ पे हम मिलाएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, तो देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन, हमें ये एक्स्ट्रा लाइन मिली दोनों को मिलाने के लिए। इसी एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग बर्जर वेक्टर बोलेंगे, और ये बर्जर वेक्टर हमारा इस डिसलोकेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग डिसलोकेशन निकालते हैं। चलिए, ये तो था हमारा अपना स्टूडेंट, किसके लिए, एज डिसलोकेशन के लिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं
स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है। आइए इसे हम लोग पूरा रफ करते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। देखिए स्क्रू डिसलोकेशन में हमारा मटेरियल कैसे डिसलोकेट करेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम पहले हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए कि एक हमारा ऐसा प्लेन बने, मान लीजिए एक हमारा ऐसा प्लेन बने, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्लेन हमारा बने। अब इसको हमने क्या डिसलोकेट करा दिया, ये होना चाहिए था पैरेलल में, इसे होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ड्यू टू शियर स्ट्रेस ये हमारा डिसलोकेट कर गया है। अब ये 3D में दिखाते हैं कैसे डिसलोकेट किया है। सपोज करिए कि ये हमारा ऐसे है, और अच्छे से थोड़ा बनाते हैं इसको तो बढ़िया से क्लियर होगा ये। चलिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारा प्लेन हो गया और ये प्लेन हमारा ऐसे डिसलोकेट हो गया। देन अब ये 3D में ये इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, चलिए इसके पहले हम लोग ब्लॉक से डिसाइड कर देते हैं। जब ब्लॉक से हम लोग डिसाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा यहाँ से लेकर इसके सामने सीधी लाइन मिलेगी, फिर इसके बाद ये वाली लाइन पूरी यहाँ तक जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। ये हमारा हो गया। देन आफ्टर ये वाली जो लाइन मिलेगी ये यहाँ से ऐसे इस तरीके से जाएगा। देन आफ्टर अब इसको हम लोग डिवाइड कर दे थोड़ा सा, इस तरीके से इसको हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें। ऐसा हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद पहले हम लोग इस बीच वाली लाइन को यहाँ से इंटरसेक्ट करा दें, आपको डिसलोकेशन दिखा दें, फिर इसके बाद आगे हम लोग फॉर्म करेंगे। ये ऐसा हम लोगों ने इसको दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो वाल बनी है, यहाँ पे मेटल नहीं डिसलोकेट किया, लेकिन ये देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे ये डिसलोकेट कर चुका है। और उसे 3D में जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कैसे जाएगा,
अब ये पूरी लाइन हम लोग कंप्लीट कर लें। ये कुछ मान लीजिए ऐसा जाएगा। ये ऐसा जाएगा, कहीं पे बड़े ब्लॉक्स हो गए हैं। चलिए, और ये भी ये इस तरीके से ऐसा इसको कंप्लीट किया जाए। ऐसा ये जाएगा। देन आफ्टर, अब आपने देखा कि ये वाला प्लेन देखिए ये इस तरीके से नीचे डिसलोकेट कर चुका है। और ये कैसा डिसलोकेट किया है? ये लाइन में ही डिसलोकेट किया है, इसीलिए इसे बोलते हैं, ये जो हमारा होगा स्क्रू टाइप का, एक स्क्रू टाइप का ऐसे डिसलोकेट कर दिया है, इसीलिए इसे स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं। अब इसको और ज़्यादा जो है इंटरसेक्ट करा दीजिए, ऐसे प्रॉपरली हम लोग इसे मैच करा देते हैं। ये हो गया। और ये जो जाएगा ये पूरा ऐसे चला जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ तक जाएगा ये। और ये परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा। एक प्रकार का ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये हमारा होता है स्क्रू डिसलोकेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, और दोनों लाइनें, जैसे एज डिसलोकेशन में जो बर्जर लाइन होती थी, ये जो बर्जर वेक्टर या बर्जर लाइन होती थी, ये डिसलोकेशन के परपेंडिकुलर होती थी, लेकिन स्क्रू डिसलोकेशन में ये जो बर्जर लाइन बनेगी ये हमारी डिसलोकेशन के पैरेलल बनेगी। तो इस तरीके से इसको देखिएगा, इन दिस टाइप of in this type of dislocation, in this type of dislocation, Berger line are parallel to the edge dislocation, parallel to the screw dislocation या dislocation, पैरेलल टू द डिसलोकेशन। जो बर्जर लाइन होगी वो हमारी डिसलोकेशन के पैरेलल होगी, और इसमें दोनों बर्जर लाइनें पैरेलल होंगी। और अब देखिए ये जो डिसलोकेशन होगा ये या तो ऐसे क्लॉकवाइज होगा या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। स्क्रू डिसलोकेशन इज परफॉर्म्ड as a clockwise or anti-clockwise. This dislocation is formed either clockwise or anti-clockwise। ये डिसलोकेशन हमारा या तो क्लॉकवाइज में होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अब क्लॉकवाइज होगा तो इसे हम लोग पॉजिटिव डिसलोकेशन बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो
नेगेटिव डिसलोकेशन बोलेंगे। ये डिसलोकेशन इफ क्लॉक वाइज dislocation then it is called positive dislocation and when anti-clockwise dislocation anti-clockwise dislocation then it is called negative डिसलोकेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब ये क्लॉकवाइज डिसलोकेशन होगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव डिसलोकेशन बोलेंगे, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो इसे हम लोग नेगेटिव डिसलोकेशन बोलेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट डिसलोकेशन, एज और स्क्रू डिसलोकेशन। इसमें देखिए कुछ पॉइंट और हम नोट कर देते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे देखिए, इसे रिमूव कर दें। मान लीजिए, मानना ही है, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव डिसलोकेशन हम डिफ्रेंशिएट कर लें एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन में अंतर, तो कुछ और पॉइंट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। हम लोग कर लें यहाँ पर मान लीजिए एक में हम लोग ले लें एज डिसलोकेशन और एक तरफ हम लोग ले लें स्क्रू डिसलोकेशन। तो यहाँ पर देखिए डियर, जब हम लोग एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला डिफरेंस क्या होता है, एज डिसलोकेशन में ये जो बर्जर वेक्टर बनता है वो हमेशा डिसलोकेशन के परपेंडिकुलर होता है, और स्क्रू डिसलोकेशन में ये जो बर्जर वेक्टर बनेगा वो हमेशा डिसलोकेशन के पैरेलल होता है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिएगा, बर्जर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिसलोकेशन, और यहाँ पर बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू डिसलोकेशन। एक में हमारा बर्जर वेक्टर पैरेलल होगा और एक में हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन की बात करेंगे तो उस समय हमारा क्या होगा, फोर्स की बात करेंगे तो देखिए जब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा तो इसके जो डिसलोकेशन होंगे उसे लेस फोर्स से डिसलोकेट किया जाएगा, और इसका जो डिसलोकेशन होगा इसके लिए हमें मोर फोर्स की रिक्वायर्ड होगी। तो अगर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा लेस फोर्स रिक्वायर्ड, और यहाँ पर होगा मोर फोर्स रिक्वायर्ड। मतलब एक में लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और एक में मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो इसमें हमारा टेंसाइल कंप्रेसिव
टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस तीनों लगेगा और इसमें केवल ओनली शियर स्ट्रेस, इसमें केवल देखिए ये इस तरीके से ऐसे डिसलोकेट करेगा तो यहाँ शियर होगा, तो ये केवल शियर स्ट्रेस, ये शियर होकर स्लाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये टेंसाइल भी कर सकते हैं, कंप्रेसिव भी कर सकते हैं और शियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों स्ट्रेस उसमें लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, यदि हम इसके रीजन की, तो इसमें क्या होता है, जो एज डिसलोकेशन होगा इसमें हाफ प्लेन इंसल्ट कराने से, जब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इसमें इंसल्ट कराएंगे तब ये डिसलोकेशन हमारा देता है। और इसमें हमारा जब कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसे एंगुलर हम लोग मूव करा रहे होंगे तो ये शियर कर सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, रीजन ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इज इंसल्टेड, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इज इंसर्टेड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को हम इंसर्ट कराएंगे तब ये होगा, और इसमें होगा स्क्रू में रीजन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर, केवल एंगुलर की वजह से इसमें होगा। चलिए मोशन की बात कर लें, तो ये जो हमारा होगा एज डिसलोकेशन में जो ट्रेवल ऑफ मोशन होगा, अंडर लोडिंग होगा, ट्रेवल ऑफ मोशन इज फास्ट, ट्रेवल ऑफ मोशन इज फास्ट अंडर लोडिंग, अंडर लोडिंग। और ये क्या होगा, ट्रेवल ऑफ मोशन स्लोवर देन, किसके अपेक्षा स्लो होगा, एज डिसलोकेशन, स्लोवर देन एज डिसलोकेशन। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सरफेस डिसलोकेशन। अब स्टूडेंट देखिए, ये तो हमारा हो गया लाइन डिफेक्ट के बारे में। हमने अभी पॉइंट डिफेक्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने लाइन डिफेक्ट पढ़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लेनर डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। चूँकि वॉल्यूम डिफेक्ट हमें नहीं करना है, इसीलिए हम लोग प्लेनर डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि प्लेनर डिफेक्ट क्या होता है। जब कोई प्लेन ही डिफेक्टिव हो जाए, ये तो एक प्रकार से एक लाइन में डिफेक्ट आएगा, ये भी लाइन में डिफेक्ट आएगा। तो आइए थोड़ा सा छोटा टॉपिक है प्लेनर डिफेक्ट, उसको देख लेते हैं यहीं पे शॉर्ट में। ये जो डिफरेंस मैंने बताया इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे।
चलिए डियर, अब स्टार्ट किया जाए अपने प्लेनर डिफेक्ट के बारे में। प्लेनर डिफेक्ट हमारा कैसा होता है उसके बारे में। तो अब हमारा टॉपिक होगा प्लेन डिफेक्ट। बेसिकली जो प्लेन डिफेक्ट होगा वो हमारा 4 तरीके से होता है, उसमें छोटा छोटा आपको बता देते हैं। पहला होता है ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। दूसरा हमारा होता है ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। या इसी को हम लोग ट्विनिंग बोलते हैं। थर्ड हमारा होता है टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट। या इसको हम लोग लो एंगल या स्मॉल एंगल बाउंड्री डिफेक्ट बोलते हैं। लो या स्मॉल एंगल बाउंड्री डिफेक्ट। और फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है स्टैकिंग फॉल्ट। स्टैकिंग फॉल्ट। तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं इतने टाइप के डिफेक्ट। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट 1 से, और उसके बाद फिर हम लोग चारों पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। देखिए हमारे पास सरफेस डिफेक्ट 4 तरीके के होते हैं। वैसे मेन इंपॉर्टेंट आपका लाइन डिफेक्ट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट से पूछता है। सरफेस डिफेक्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट क्या होता है, ट्विन बाउंड्री क्या होता है, और टिल्ट बाउंड्री क्या होता है। तो जब सॉलिडिफिकेशन के समय मॉलिक्यूलर ग्रेन्स बाउंड्री पर जाके स्ट्राइक हो जाएं, यानी कि टच कर जाएं, तो वहाँ पर जो डिफेक्ट बनेगा वो ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट कहलाएगा। ऐसे देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर दें। ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट, इसमें क्या होगा देखिए, समझिए। ऐसे देखिएगा, इन ड्यूरेशन ऑफ कास्टिंग, देखिए दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रोड्यूस when metal duration of casting and solidification then its grain boundary is defected during solidification। अब उसकी ग्रेन बाउंड्री ये थी, ऐसी बन जाए, ऐसी बन जाए, डिफेक्टेड हो जाए। सॉलिडिफिकेशन के टाइम में ही उसके मेटल की ग्रेन बाउंड्री डिफेक्टेड हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट बोलते हैं। जब हम कास्टिंग करते हैं फिर उसे मेटल को सॉलिडिफाई करते हैं, तो सॉलिडिफाई करते समय इस मेटल में अगर कुछ डिफेक्ट हमारे जनरेट हो जाएं और वो डिफेक्ट उसके बाउंड्री पर, मतलब किनारों पर जनरेट हो जाएं, तो उसे हम लोग बाउंड्री डिफेक्ट बोलते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारा होता है बाउंड्री डिफेक्ट। और इसके जो रीजन होते हैं वो मेनली रीजन देखें, मेनली रीजन ऑफ बाउंड्री डिफेक्ट इज orientation of mismatch and region of high energy comma region of high energy comma high impurities and low melting point, high impurities and लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर उस लिक्विड मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी जो बाउंड्री है वो फ्लक्चुएट कर जाएंगे। तो ये भी रीज़न है। और वो मिसमैच कर जाए, मतलब जो मिश्रण जो डिफेक्ट हम लोग पढ़ते थे उस टाइप से हो जाए, तो भी हमारा ये बाउंड्री डिफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा होगा बाउंड्री डिफेक्ट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आपको बता दें ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट क्या होते हैं। ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट अगला हम लोग पढ़ते हैं ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट मतलब देखिए मेटल ऐसे होगा, मान लीजिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब ये मेटल इस तरीके के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। ये इस तरीके का डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये ऐसे मेटल था और ऐसे डिफेक्टिव हो गया, जब ऐसा मेटल हमारा हो जाएगा तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये अपना देखिए, सपोज करिए ये ओरिजिनल मेटल था, ओरिजिनल था और यहाँ से ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद ये जो शेप बना ये सेम इसका मिरर बन गया, मिरर इमेज बन गया। जब मेटल हमारा शिफ्ट होकर सेम मिरर इमेज बना ले, सिमिलर वही बना ले, जैसे पहले ये था यहाँ से शिफ्ट होकर ये बन गया, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट अपना, ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री डिफेक्ट। तो इसे नोट करिए, या हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपने बाउंड्री डिफेक्ट के बारे में। जब मेटल हमारा सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए और पूरा का पूरा वैसा ही मिरर इमेज बनाए, तो इस तरीके से इसमें देखिए थोड़ा सा नोट कर देते हैं। ऐसा देखिए, when atom is deformed or shifted and made
mirror image of parent atom is called twin boundary defect. Twin boundary defect. ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, लेकिन अब ये ऐसे था, ये ऐसे हो के इस तरीके से होता है, तो जो थोड़ा सा एक डायगोनल टाइप का बनता है, जिस वजह से मान लीजिए कि ये ऐसा मेटल था, इसके अंदर ये मेटल ऐसा था, लेकिन ये शिफ्ट होकर ऐसा बना, तो शेप वही बना है, लेकिन ये डायगोनल होने के कारण इसकी लेंथ हमारी इंक्रीज कर जाती है। ड्यू टू डायगोनल लेंथ आर इंक्रीज, ड्यू टू डायगोनल लेंथ आर इंक्रीज कॉमा, अब इसके जो और जो रिजल्ट होंगे, एंड this is give the more energy, more corrosion, comma, result increase in potential energy and non-uniform properties will be non-uniform properties will be present in lattice. प्रेजेंट इन लैटिस। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा हो गया अपना ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट, वो हमारा क्या होता है। चलिए अगली बाउंड्री हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट। टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट ये क्या हो जाए, जैसे सपोज करिए कि इस तरीके की बाउंड्री थी और वो ऐसे टिल्ट कर जाए, ऐसे टिल्ट कर जाए, तो ऐसे बाउंड्री डिफेक्ट को हम लोग टिल्टेड बाउंड्री डिफेक्ट कहेंगे। यह हमारी कुछ एंगल में टिल्ट करेगी, इसीलिए इसे लो एंगल या स्मॉल एंगल टिल्टेड बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। इसमें कब ये टिल्ट होती है, जब दो बाउंड्री एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें तो एक दूसरे को प्रेशराइज करके टिल्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस टाइप ऑफ defect is produced when two or more than two boundary are more than two boundary are dislocated, then it is produced comma similar type of lattice duration in this similar type of
lattice duration can be expected due to screw dislocation is called low angle or twist boundary. ट्विस्ट बाउंड्री, इसका मतलब देखिएगा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक बाउंड्री एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें और उन्हें शिफ्ट कर दें तो ऐसे डिसलोकेशन को हम लोग टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट बोलेंगे। टिल्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह कुछ थीटा डिग्री एंगल पर टिल्ट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक डिफेक्ट और हमारा है स्ट्राइकिंग फॉल्ट। जब दो या दो से अधिक बाउंड्री एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर जाएं और आसानी से ना छोड़ें तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्ट्राइकिंग फॉल्ट डिफेक्ट कहते हैं। देखिए आपका ये सरफेस डिफेक्ट जितने हैं या प्लेनर डिफेक्ट हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, और आपके जो एज डिसलोकेशन है, स्क्रू डिसलोकेशन है, या वहाँ पे हमने पॉइंट डिसलोकेशन के बारे में जो चीज़ें बताई थी, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने बताया उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस डिफेक्ट के बारे में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे मटेरियल साइंस का। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब आज का लेक्चर अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आज का टॉपिक आपको ये पूरा जितना हमारा मटेरियल का डिफेक्ट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपना टॉपिक यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।